नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विवेक आप सबका अपने चैनल किस्सेबाजी 2020 में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके सामने फ्रांसीसी क्रांति के किस्से के भाग 3 के साथ उपस्थित हुआ हूं। इसे 2-4 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कहा गया है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उसी तरह कुछ कारण थे जिसके कारण मैं 2-4 दिन विलंब से आया हूं। जो मित्र इसके पहले के फ्रांसीसी क्रांति के 2 एपिसोड या 2 पार्ट न सुन पाए हों, न देख पाए हों, तो इस पार्ट को समझने के लिए उनसे अनुरोध है कि पहले वो मेरे द्वारा दिए गए 2 पार्ट को सुन लें, देख लें और फिर उसके बाद इस पार्ट को देखें, जिससे कि तीसरे पार्ट में आवश्यक तारतम्यता स्थापित हो जाएगी। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट न सिर्फ फ्रांस, न सिर्फ यूरोप, बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में एक सर्वाधिक आकर्षक व्यक्तित्वों में से एक है। अब तक जितने ज़्यादा शोध नेपोलियन बोनापार्ट पर किए गए हैं, उतने ज़्यादा शोध किसी भी इतिहास के व्यक्ति पर नहीं किया गया है। जितने नेपोलियन बोनापार्ट के विरोधी हैं, उससे कहीं ज़्यादा नेपोलियन बोनापार्ट के समर्थक हैं और हर युग का युवा नेपोलियन बोनापार्ट से प्रेरणा अवश्य प्राप्त करता रहा है। सन 1799 से 1815 तक का जो समय है, वह यूरोप के इतिहास में नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की कितनी धमक रही है यूरोप के इतिहास में। एक दौर था जब नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन, नेपोलियन बोनापार्ट के अंतर्गत फ्रांस का शासन था। तब यह यूरोप में एक कहावत थी कि फ्रांस को जुखाम होता है और पूरा यूरोप छींकने लगता है। यह नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस के यूरोप पर प्रभाव को प्रदर्शित करता है। फ्रांस में बड़े प्रतापी राजा हुए। लुई 14वां सबसे प्रतापी राजा था, लेकिन फ्रांस की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार नेपोलियन बोनापार्ट के समय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को वो सीमाएं प्रदान कर दी जिसको पाने के लिए फ्रांस के न जाने कितने महान शासक सदैव लालायित रहे। नेपोलियन बोनापार्ट एक अप्रतिम विजेता है, अविश्वसनीय विजय करता है। उसका कहना था कि मेरे शब्दकोश में कहीं से भी इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। वह एक बेहतरीन शासक होने की क्षमता रखता है, नए नए सुधारों का मादा रखता है, शिक्षा को वह प्रमुख मानता है, बेहतरीन कूटनीतिज्ञ है और इससे बढ़कर एक बहुत बड़ा अभिनेता है। वह अपने अभिनय के बल पर भी फ्रांस की जनता को मंत्रमुग्ध कर लेता है, फ्रांस की जनता के हृदय पर शासन करता है, फ्रांस की जनता का हृदय सम्राट बन जाता है। अद्भुत है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा कहा करता था कि सत्ता उसकी प्रेमिका है, अर्थात सत्ता पर केवल और केवल एकमात्र अधिकार अगर किसी का है तो वह मेरा अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट का है।
इसका मतलब है कि नेपोलियन सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है। नेपोलियन अपने मार्ग में किसी अवरोध को पसंद भी नहीं करता है। जो ये नेपोलियन की मजबूतियां हैं, वही मजबूतियां आगे चलकर नेपोलियन के पतन का कारण भी बनती हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है कोर्सिका, वहाँ पर हुआ। वह उस वक्त इटली के अधीन था, इटली के एक क्षेत्र के अधीन था। उसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम लेटिजिया रमोलिनो था। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। लेकिन नेपोलियन अंतर्मुखी स्वभाव का था। वह अपने भाई बहनों से प्रायः अलग अलग ही रहता। स्कूल भी जाता तो अपने अन्य मित्रों से थोड़ा अलग ही बना रहता। उसके 2 कारण थे। एक तो नेपोलियन खुद में अंतर्मुखी शर्मीला है, हिचकिचाता है किसी से बात करने में, और दूसरा वो देखने में अत्यंत दुबला पतला कृशकाय शरीर का, या कृशकाय है, वो पतले शरीर, दुबले पतले शरीर वाला व्यक्ति है। उसके दोस्त हमेशा उसे लड़की लड़की कह के चिढ़ाया करते थे। इस चीज़ से भी वह अपने अन्य मित्रों से कतराता था, गुमसुम उदास सा रहता था। अकेलापन उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। अकेले में रहता, वह किले बनाता, किलों के ऊपर तोपें लगाता, एक किले से दूसरे किले पर तोप से गोले बरसाता, किलों को तोड़ता, किलों में व्यूह रचना करता। अर्थात बचपन से ही पता लग गया था कि भविष्य में चलकर यह सेना नायक बनेगा, पर इतना प्रसिद्ध सेना नायक होगा जो यूरोप के आसमान पे एक धूमकेतु की तरह उभरेगा, एक उल्कापिंड की तरह उभरेगा, एक ऐसे सितारे की तरह चमक फैलाएगा कि 1799 से 1815 तक बाकी सब निस्तेज हो जाएंगे। किसी ने ये सोचा न था। एक साधारण परिवार में जन्म लेता है नेपोलियन, लेकिन जब आप साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, सोने चांदी का चम्मच लेके मुंह पे नहीं पैदा होते हैं, तब परिस्थितियां आपको पालती हैं। और अगर आप में थोड़ी भी सजगता है तो आप अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं। आप स्वयंभू होते हैं। आप परिस्थितियों से सीखते हैं। प्रकृति आपकी माता होती है, प्रकृति आपको सिखाती है। फिर जो आप सीखते हैं वो कोई दूसरा सीख भी नहीं सकता। इसलिए देखोगे, इतिहास प्रायः उन्हीं लोगों ने रचा है जो स्वयं निर्मित हुए हैं, जो स्वयंभू हैं। धीरे धीरे पूरे यूरोप की स्थितियां बदल रही थीं। फ्रांस में क्रांति की सुगबुगाहट हो रही थी। फ्रांस में क्रांति की दशाएं ऐसी हुई कि पुरातन व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कुलीनता या कुलीन लोगों का जो एकाधिकार था, जो वर्चस्व था, वो टूट गया। इसका प्रभाव कोर्सिका पर भी पड़ा। फ्रांस कोर्सिका पे नियंत्रण स्थापित कर लेता है। कार्लो बोनापार्ट भी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से बड़ा प्रेरित होता है। वह फ्रांसीसी क्रांति के समर्थकों के निरंतर संपर्क में रहता है। फ्रांस में वो सभी स्थान जो कभी केवल कुलीनों के लिए खुले होते थे, अब वहां कोई भी प्रवेश कर सकता था।
कार्लो बोनापार्ट ने इसका फ़ायदा उठाकर, इसका लाभ उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस के एक अच्छे सैनिक स्कूल में भर्ती करा दिया। उस सैनिक स्कूल में पहले केवल कुलीनों के बच्चे जाते थे। अब फ्रांस की क्रांति में निर्मित वातावरण के अधीन नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी युवावस्था में मौका मिला कि वो फ्रांस के सबसे बेहतरीन सैनिक कॉलेज में जाकर वो शिक्षा प्राप्त करे। जब वो कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ पर वह नौसेना में जाना चाहता था। वह नौसेना से संबंधित शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे कॉलेज में एडमिशन थल सेना संबंधित शिक्षा में मिला, वो भी तोप खाने से संबंधित सैन्य विभाग में उसका एडमिशन हुआ। यहाँ पर उसने सैन्य से संबंधित, सेना से संबंधित, थल सेना से संबंधित, तोप खाने से संबंधित कई महीन बातों को सीखा जो आगे चलकर उसके जीवन में बहुत काम में आने वाली थी। जब वो फ्रांस में है, फ्रांसीसी क्रांति की बात की दशाएं देखता तो कई बार नाराज़ हो जाता था लुई 16वें पर, और मन ही मन कहता था कितना बेवकूफ़ आदमी है लुई 16वां। अगर ये लुई 16वां अभी अपने विरोधियों को तोप से उड़ा दे, अपने विरोधियों पर तोप के गोले बरसा दे, तो अभी सब डर के छिप जाएंगे, सब क्रांति भूल जाएंगे। लेकिन लुई 16वें में इतना आत्मबल नहीं था, लुई 16वां इतना मानसिक रूप से मजबूत नहीं था। नेपोलियन ने सिर्फ ये कहा ही नहीं, आगे चलकर जब उसे मौका मिला तो उसने ये किया भी। सन 1793 में जब राजा और रानी मार दिए गए तो प्रायः होता है मर गया राजा, मर गई रानी, हो गई ख़त्म कहानी। पर ऐसा हुआ नहीं। राजा और रानी लुई 16वें और मारिया अंतवानेट के मरने के बाद ही फ्रांस की असली कहानी शुरू होती है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में अव्यवस्था फैल गई। उसका फ़ायदा उठाते हुए इंग्लैंड ने फ्रांस के एक बंदरगाह तुलों पर कब्जा कर लिया। तुलो नामक बंदरगाह को अंग्रेज़ों से छुड़ाना अनिवार्य था, आवश्यक था। तब यहाँ कन्वेंशन ने, याद होगा कन्वेंशन, तब यहाँ कन्वेंशन ने नेपोलियन बोनापार्ट को तुलों के बचाव के लिए या तुलों को अंग्रेज़ों से मुक्त करने के लिए एक अभियान पर भेजा। नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस के तोप खाने का प्रमुख बना दिया गया। अगर क्रांति न हुई होती तो तोप खाने के प्रमुख में कभी किसी साधारण व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता था। लेकिन क्रांति काल में नेपोलियन बोनापार्ट को तोप खाने का अधिकार मिलता है। वह तुलो बंदरगाह को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लेता है। तुलो बंदरगाह पर जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने विजय प्राप्त की, उससे वह फ्रांसीसी प्रशासन की निगाह में आ गया तथा कन्वेंशन ने उसे सेना में एक प्रमुख स्थान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट अनुशासन का हिमायती था। उसका मानना था कि फ्रांस की जनता स्वतंत्रता नहीं, समानता चाहती है। उसका मानना था कि पुरातन व्यवस्था में जो असमानता थी, अगर उसे समाप्त कर दिया जाता तो फ्रांस की जनता को कुछ और नहीं चाहिए था। और उसने जीवन भर इसी सूत्र का पालन भी किया। नेपोलियन बोनापार्ट अनुशासन प्रिय था। फ्रांस की क्रांति के दौरान जिस प्रकार अव्यवस्था फैली थी, जिस प्रकार लोग व्यवहार कर रहे थे, जिस प्रकार जनता उद्दंड हो गई थी, नेपोलियन इसे पसंद नहीं करता था। नेपोलियन जैकोबियन क्लब का समर्थक था। रॉबस्पियर ने जब अपने आतंक राज की स्थापना की तो ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन ने उसे समर्थन प्रदान किया। जब रॉबस्पियर की हत्या कर दी गई, जब आतंक राज समाप्त हो गया,
तब नेपोलियन को भी रॉबस्पियर को सपोर्ट करने के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में रहते हुए भी नेपोलियन लगातार नई नई योजनाएं बनाता रहा, और जब नेपोलियन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो उसे जेल से मुक्त कर दिया गया। फ्रांस की जनता चाहती थी कि क्रांति के बाद फ्रांस में एक अच्छी सरकार आए, जो फ्रांस के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाए। लेकिन कन्वेंशन इसमें सफल नहीं हो पा रही थी। एक बार जब कन्वेंशन के प्रतिनिधियों को उग्र जनता ने घेर लिया और जनता कन्वेंशन के प्रतिनिधियों से पूछना चाहती थी कि वे लोग फ्रांस के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं, वो कन्वेंशन के लोगों को गालियां दे रहे थे और ऐसा लग रहा था यह उग्र जनता कन्वेंशन के प्रतिनिधियों को हमला करके घायल कर सकती है। और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की उस उग्र जनता पर घोड़े दौड़ा दिए, गोलीबारी कर दी। जनता भयभीत हो गई, जनता भागकर अपने घरों में घुस गई। नेपोलियन ने गलियों में फ्लैग मार्च किया सेना के साथ और लोगों को हिदायत दी कि वो कभी भी अनुशासनहीन ना हो। फ्रांस की जनता में भय बैठने लगा। फ्रांस की जनता अब कन्वेंशन पर हमला करने से डरने लगी। कन्वेंशन के लोग नेपोलियन बोनापार्ट की इस भूमिका से बहुत खुश थे। कन्वेंशन को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो जनता को संभाल सकता है, जो जनता पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसी दौरान 1795 में फ्रांस का शासन डायरेक्टरी के हाथ में आ गया। डायरेक्टरी ने भी नेपोलियन बोनापार्ट के महत्व को समझा और उसे सेना में एक प्रमुख पद पर बनाए रखा। डायरेक्टरी के लोग भी कमज़ोर थे। उन्हें बार बार जनता से निपटने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट की ज़रूरत पड़ती थी। नेपोलियन बोनापार्ट भले ही सामान्य कुल से आया हो, सामान्य परिवार से आया हो, लेकिन वह प्रतिभाशाली था और डायरेक्टरी यह बात समझती थी। अतः डायरेक्टरी ने उसे सेना पर उच्च पद प्रदान तो कर दिया, लेकिन अभी जो फ्रांस का कुलीन वर्ग था वह अभी अपने कुलीनता के साथ समझौता करने में तैयार नहीं था। उन्होंने जनता के दबाव के आगे अपने अधिकार त्याग तो दिए थे, लेकिन वे अपनी कुलीनता की श्रेष्ठता का दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। नेपोलियन बोनापार्ट चाहे फ्रांस में चाहे पेरिस में जितना ही अच्छा क्यों न कर रहा हो, कुलीन लोग उसे हेय दृष्टि से देखते थे। नेपोलियन बोनापार्ट भी यह समझ गया कि मैं लाख प्रयास कर लूं, यह कुलीन वर्ग मुझे कभी नहीं अपनाएगा। एक बार जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की जनता को अनुशासन में लाने के लिए अवैध हथियारों को जब्त कर रहा था, तभी एक छोटा बच्चा हाथ में रिवॉल्वर लेकर भागता हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के पास आया। 8 साल का वह बच्चा चिल्लाया, मैं यह रिवॉल्वर नहीं दूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, उसे दुलराया और उससे बोला, क्यों नहीं तुम ये रिवॉल्वर देना चाहते हो? उसने कहा, यह रिवॉल्वर मेरे पिताजी की है, अब मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, यह रिवॉल्वर मेरे पिताजी की निशानी है, मैं यह रिवॉल्वर किसी को नहीं दूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट उस बच्चे की वीरता से प्रसन्न हुआ और उस बच्चे से बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, यह रिवॉल्वर तुम ही रख लेना। नेपोलियन बोनापार्ट उस बच्चे को लेकर उसके घर गया तो उसे पता चला कि उसकी माँ का नाम जोसेफीन है, या जोसेफाइन भी लिखा जाता है। उसकी माँ का नाम जोसेफीन है। उसका पति वेस्ट इंडीज़ में एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई और जोसेफीन अब विधवा है और उसके एक लड़का और एक लड़की है। जोसेफीन कुलीन वर्ग की थी, जोसेफीन अभिजात वर्ग की थी। जोसेफीन बहुत खूबसूरत तो न थी,
लेकिन जोसेफीन जिस तरह से स्वयं को समाज में प्रस्तुत करती थी, वह एक आकर्षक व्यक्तित्व की महिला मानी जाती थी। हर कुलीन की पार्टी में, हर अभिजात वर्ग की पार्टी में जोसेफीन की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। जोसेफीन समझ गई थी कि ये कुलीन वर्ग के पुरुष, ये अभिजात वर्ग के पुरुष उसे अपनी पार्टियों में बुला तो सकते हैं, लेकिन कोई उसे सम्मान नहीं दे सकता। सब उस पर केवल लालच भरी दृष्टि ही डाल सकते हैं। कोई उसे नारी युक्त या नारियोचित सम्मान प्रदान नहीं कर सकता। अब दो व्यक्तित्व हैं, नेपोलियन बोनापार्ट जो कुलीनता का चोला ओढ़ना चाहता है पर कुलीन वर्ग उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। जोसेफीन जो कुलीन है, जो अभिजात वर्ग में स्थान प्राप्त है जिसको, लेकिन कोई उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। नेपोलियन बोनापार्ट और जोसेफीन विवाह कर लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को कुलीनता प्राप्त हो जाती है और जोसेफीन को सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। जोसेफीन से विवाह करते ही कुलीनता का लाभ नेपोलियन बोनापार्ट को भी प्राप्त हुआ। डायरेक्टरी जो अब तक नेपोलियन बोनापार्ट के सारे कार्य देख रही थी, वह नेपोलियन बोनापार्ट से डरी भी हुई है। उसका मानना है कि यह नेपोलियन बोनापार्ट जिस प्रकार जनता को नियंत्रित कर रहा है, जिस प्रकार जनता अब अनुशासन में रहना चाहती है, जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट जनता की समस्याओं को दूर कर रहा है, कहीं भविष्य में यह हमारे लिए ही खतरा न बन जाए, कहीं यह हमें ही शासन से अपदस्थ न कर दे। दूसरी तरफ फ्रांस की क्रांति में जिस प्रकार राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया था, उससे यूरोप के आसपास के देश बहुत खुश नहीं थे। उन्हें लगता था फ्रांस की क्रांति एक छूत का रोग है और यह हवा कभी न कभी हमारे देशों में भी पहुंचेगी और हमारे यहाँ के लोग भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर हमारे यहाँ राजतंत्र को उखाड़ फेंकेंगे। अतः इटली, ऑस्ट्रिया, प्रशा, इंग्लैंड आदि जैसे देश ये चाहते थे कि फ्रांस की क्रांति सफल न हो, फ्रांस में क्रांतिकारियों को परास्त कर पुनः वहाँ राजतंत्र स्थापित कर दिया जाए। इस प्रकार इटली, ऑस्ट्रिया ये सब देश फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। डायरेक्टरी को मौका मिल गया। डायरेक्टरी ये चाहती ही थी कि नेपोलियन फ्रांस से दूर रहे और डायरेक्टरी ये भी चाहती थी कि इटली, ऑस्ट्रिया आदि इतने ताकतवर न बन पाएं कि वे फ्रांस पर हमला कर क्रांति को विफल कर दें। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, एक साथ दो काम हो जाएं। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की थल सेना का प्रमुख बनाया गया और उसे इटली के अभियान पर भेजा गया। सन 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की थल सेना का प्रमुख बना दिया गया। डायरेक्टरी ये सोच रही थी कि जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में नहीं रहेगा तो हमें कोई खतरा नहीं रहेगा, और दूसरा अगर बाहर जाकर यह इटली आदि से लड़ता है और परास्त हो जाता है तब यह बदनाम हो जाएगा और हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहेगा, और अगर यह जीतेगा तो यह विजय तो डायरेक्टरी की होगी, क्योंकि डायरेक्टरी के नेतृत्व में नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा जा रहा है। इसलिए वह नेपोलियन पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो सकेगी। डायरेक्टरी का प्लान ऐसा था और नेपोलियन का प्लान दूसरी तरह था। नेपोलियन यह सोच रहा था कि जब तक मैं फ्रांस में रहूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, उसका लाभ डायरेक्टरी को मिलेगा। एक बार मैं डायरेक्टरी से दूर चला जाऊँ, डायरेक्टरी इतनी निकम्मी है, डायरेक्टरी के प्रशासक इतने निकम्मे हैं कि वो जनता को संभाल नहीं पाएंगे, और जब वो प्रशासन नहीं संभाल पाएंगे तो डायरेक्टरी के शासक जितने हैं जनता में बदनाम हो जाएंगे, जनता की निगाहों में गिर जाएंगे, और तब डायरेक्टरी जब शासन नहीं संभाल पाएगी तब मैं आकर फ्रांस की सत्ता को हड़प लूँगा।
नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सेना का, थल सेना का प्रमुख बनता है। 5 फीट का यह व्यक्ति जब 8 फीट ऊंचे घोड़े पर बैठता है और फ्रांस की थल सेना के सामने, मुट्ठी भर थल सेना के सामने जाकर खड़ा होता है, तो फ्रांसीसी सैनिक इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। फ्रांसीसी सैनिक इधर उधर मुंह करके हंसने लगते हैं कि हमारे जनरल साहब आए हैं, इनसे ऊंचा तो घोड़ा दिख रहा है, घोड़े पे दुबके हुए बैठे हैं, लंबी सी टोपी लगाए हैं, तलवार खोसे हैं, ये हमारा नेतृत्व क्या करेंगे। लेकिन जब पहली बार नेपोलियन फ्रांस की थल सेना के आगे पहुंचा, उसने आधे घंटे जो भाषण दिए, उन भाषणों के बाद फ्रांस की थल सेना की जीतने की लालसा जाग उठी। नेपोलियन बोनापार्ट ने उन्हें समझाया कि फ्रांस का अतीत गौरवमयी रहा है और यह फ्रांस की सेना के दम पे रहा है। फ्रांस की थल सेना के एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह फ्रांस को फिर वही गौरव लौटा कर दे। फ्रांस आज विपन्न है, लेकिन हम सब इटली चलेंगे। लोम्बार्डी के मैदानों में सुख और समृद्धि फैला हुआ है और उस सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए इटली को जीतना जरूरी है। इटली को जीतकर हम फ्रांस को फिर से संपन्नता प्रदान करेंगे, और अगर हम ये न कर पाए तो हम लौट के फ्रांस ना आएंगे, जान दे देंगे, लेकिन फ्रांस के गौरव को धूल में न मिलने देंगे। वह फ्रांसीसी थल सेना जिसकी आत्मा सो चुकी थी, नेपोलियन बोनापार्ट के आधे घंटे के भाषण ने उस फ्रांसीसी सेना को नया जीवन प्रदान कर दिया। उस मुट्ठी पर फ्रांसीसी सेना से इटली के कई प्रांतों में विजय प्राप्त की गई। उस समय इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इटली का पूरी तरह मान मर्दन कर दिया गया। इटली से महत्वपूर्ण कलाकृतियां लूटी गईं। उन कलाकृतियों को फ्रांस की राजधानी पेरिस भेजा गया, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई और हर कलाकृतियों पर लिखा होता था, नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस के लिए उपहार। फ्रांस की वह जनता जो इतने समय तक अपने देश में अराजकता देख रही थी, जब उसे यह खबर मिलती है कि नेपोलियन बोनापार्ट इटली को जीत रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट ऑस्ट्रिया को जीत रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड को संतुलित कर रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप की अन्य शक्तियों पर फ्रांस की शक्ति की स्थापना कर रहा है, तब यह फ्रांसीसी जनता नेपोलियन को एक दिव्य पुरुष मानने लगती है। नेपोलियन इतना समझदार है कि वह छोटी छोटी विजयों को बड़ी बड़ी विजय बनाकर फ्रांस की जनता के सामने समाचार के रूप में भेजता है। लोगों को लगने लगता है कि नेपोलियन अजेय है। लोगों को लगने लगता है कि जहां नेपोलियन पहुंचेगा वहां फ्रांस की विजय होगी। इटली, ऑस्ट्रिया सबको परास्त करता हुआ नेपोलियन वापस फ्रांस आता है। लेकिन नेपोलियन अभी फ्रांस रुकना नहीं चाहता है। नेपोलियन को लगता है कि अभी डायरेक्टरी उतनी कमज़ोर नहीं हुई है, डायरेक्टरी अभी लोगों की नज़र में उतनी बदनाम नहीं हुई है कि लोग, फ्रांस के लोग मुझे राजा मान लें। इसलिए नेपोलियन डायरेक्टरी से मिस्र को जीतने का लक्ष्य रखता है, अर्थात डायरेक्टरी से आज्ञा मानता है कि क्यों न मिस्र पर हमला कर दिया जाए। वास्तव में नेपोलियन इंग्लैंड से नफरत करता था। नेपोलियन फ्रांस को सबसे बड़ी ताकत बना देना चाहता था यूरोप में, और यूरोप में फ्रांस सबसे बड़ी ताकत बनता, उसके लिए केवल एक देश बाधा था, और वह देश कौन सा था? इंग्लैंड। इंग्लैंड की नौसेना यूरोप में सबसे ताकतवर थी। फ्रांस की थल सेना सबसे ताकतवर थी और इंग्लैंड की नौसेना सबसे ताकतवर थी। नेपोलियन बोनापार्ट ये जानता था
कि जो समुद्री व्यापार है वही व्यापार इंग्लैंड के लिए सब कुछ है। अगर इस समुद्री व्यापार पर कब्जा कर लिया जाए तो इंग्लैंड कमज़ोर हो जाएगा, इंग्लैंड को परास्त किया जा सकता है और तब यूरोप में फ्रांस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए मिस्र पर कब्जे के बहाने, मिस्र पर नियंत्रण के बहाने नेपोलियन बोनापार्ट भूमध्य सागर पर नियंत्रण करना चाहता था। वह भूमध्य सागर को फ्रांस की झील बना देना चाहता था, क्योंकि भूमध्य सागर पर अगर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता तो इंग्लैंड के व्यापार को, इंग्लैंड के समुद्री व्यापार को ठप कर दिया जा सकता था। इसलिए नेपोलियन ने दोहरे उद्देश्य के साथ मिस्र का अभियान प्रारंभ किया। पहला उद्देश्य डायरेक्टरी को और कमज़ोर होने दो, स्वयं को और लोकप्रिय होने दो। दूसरा उद्देश्य इंग्लैंड को या इंग्लैंड के समुद्री व्यापार को इतना कमज़ोर कर दो कि यूरोप में फ्रांस से ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा बड़ा ताकतवर कोई और देश न रह जाए। लेकिन नेपोलियन का मिस्र का अभियान केवल युद्ध नहीं है। नेपोलियन मिस्र में नए रास्ते खोजना चाहता है, मिस्र की सभ्यता समझना चाहता है, वह मिस्र का अध्ययन भी करना चाहता है। इसीलिए अध्ययन की एक नई शैली इजिप्टोलॉजी का भी विकास होता है। नेपोलियन मिस्र में प्रवेश करता है और पिरामिडों के युद्ध में मिस्र को परास्त कर देता है। भूमध्य सागर पर वह नियंत्रण स्थापित कर देना चाहता है, लेकिन इंग्लैंड जान रहा है कि अगर भूमध्य सागर पर नियंत्रण हो गया तब सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए इंग्लैंड ने भी अपना जहाजी बेड़ा नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ भेजा। उस वक्त इंग्लैंड का एक महान सेनापति नेल्सन था। नेल्सन भूमध्य सागर में अपने बेड़े के साथ पहुंचता है और नील नदी के युद्ध में वह नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देता है। यूं लगा कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट के भाग्य का सूर्य अस्त हो जाएगा, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ एक विवादास्पद निर्णय लिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कूटनीति चाल चली। नेपोलियन बोनापार्ट अपने थोड़े से विश्वस्त सैनिकों को लेकर नाव से एक दिन फ्रांस की ओर चल पड़ा और उसने अपनी बाकी सेना को पीछे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। इधर फ्रांस में डायरेक्टरी से सत्ता नहीं संभाली जा रही थी। लोग इतना ज़्यादा ऊब चुके थे कि जब अपने कुछ मुट्ठी भर समर्थकों के साथ नेपोलियन फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा तो किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि मिस्र के अभियान का क्या हुआ। लोगों को, डायरेक्टरी से ऊबे हुए लोगों को लगा, अरे भाई कम से कम नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। जब वह पेरिस की गलियों में निकला तो पेरिस की गलियों के छज्जे पर खड़े होकर महिलाओं ने उस पर फूल बरसाए और पुरुषों ने जय जयकार के नारे लगाए। नेपोलियन बोनापार्ट पेरिस की गलियों में चल रहा है और उसने अपने एक सहयोगी से कहा, अगर मैं इससे पहले आता तो जल्दी होती, अगर मैं इसके बाद आता तो देर हो जाती। अंजीर पक गई है, अर्थात मैं सही समय पे आया हूँ और अंजीर पक गई है। इसका कहने का मतलब है कि डायरेक्टरी से ऊबे हुए लोग हैं, अगर मैं थोड़ा और देर करता तो देर होती, और पहले आ जाता तो जल्दी होती। मैं बिल्कुल सही समय पे आया हूँ। डायरेक्टरी को गिरा देने का, डायरेक्टरी पर कब्जा कर लेने का, डायरेक्टरी के तख्ता पलट देने का समय आ गया है। और अपने भाई की सहायता से 1799 में डायरेक्टरी का तख्ता पलट दिया जाता है। फ्रांस की जनता ने कोई विरोध नहीं किया। डायरेक्टरी के समर्थकों ने थोड़े बहुत विरोध का प्रयास तो किया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट और उसके समर्थकों ने उनको पूरी तरह से सत्ता से हटा दिया। 1799 में एक नया संविधान लाया गया और उस संविधान के अंतर्गत तीन कॉन्सुलेट की व्यवस्था की गई। ऐसी व्यवस्था की गई कि शासन के लिए 3 लोग नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें कॉन्सुलेट कहा जाएगा, और उसमें प्रमुख कॉन्सुलेट के रूप में, प्रथम कॉन्सुलेट के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को स्थापित किया और संपूर्ण फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले ली।
नाम मात्र के लिए गणतंत्र स्थापित रहा। फ्रांस में नाम मात्र के लिए गणतंत्र तो स्थापित रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में आ गई। नेपोलियन बोनापार्ट एक प्रकार से निरंकुश शासक के रूप में आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने शासक बनने के उपरांत कई सुधार करने का प्रयास किया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, उसने प्रशासन के क्षेत्र में सुधार किया, उसने नेपोलियन संहिता का निर्माण किया, उसने आर्थिक सुधार के प्रयास किए, जो आज भी नेपोलियन की कीर्ति की गाथा कहते हैं। नेपोलियन कोड का जो उसने निर्माण किया, उसके अंतर्गत 5 कानूनों को संहिताबद्ध किया गया, जिसमें सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कमर्शियल कोड हैं। नेपोलियन ने कहा था, मुझे मेरे युद्धों के कारण नहीं याद किया जाएगा, बल्कि मुझे याद किया जाएगा उन सुधारों के कारण, इस संहिता के कारण जो मैंने किए। नेपोलियन बोनापार्ट जब 1799 में सत्ता में आ जाता है, तब जो ऑस्ट्रिया, इटली, इंग्लैंड, ये सब जो हारे हुए हैं, ये सब फिर एकजुट होते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट को परास्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इन्हें फिर से परास्त कर देता है, इनसे बड़ी बड़ी संधियां करता है और एक तरह से यूरोप में जैसा चाहता है वैसा होता है। नेपोलियन बोनापार्ट जहाँ जहाँ पहुँचा, जिन जिन देशों को उसने परास्त किया, जहाँ पर उसने अपना शासन कुछ स्थापित किया, अनजाने में वहाँ पर वह फ्रांस की क्रांति के लक्ष्य भी लेकर गया, फ्रांस की क्रांति के मूल्य भी लेकर गया। लोगों को लगने लगा कि फ्रांस की क्रांति में कुछ ऐसा जादू है जिससे नेपोलियन जैसा ताकतवर राजा पैदा हुआ, नेपोलियन जैसा ताकतवर व्यक्ति उत्पन्न हुआ। इसलिए सब लोग अपने यहाँ उसी प्रकार की क्रांति के सपने देखने लगे। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को परास्त किया, इटली को परास्त किया, प्रशा जिसे अब जर्मनी कहते हैं मान लीजिए, प्रशा को परास्त किया, लेकिन वह 2 को परास्त नहीं कर सका था, एक इंग्लैंड और दूसरा रूस। इंग्लैंड को परास्त करने के लिए उसने एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था को कहा जाता है महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। नेपोलियन बोनापार्ट ने यह कहा कि अगर किसी भी यूरोपीय देश के तट पर, पोर्ट पर, पत्तन पर, बंदरगाह पर अगर इंग्लैंड का कोई भी जलयान रुकता है तो उसे फ्रांस के साथ युद्ध करना होगा, वह फ्रांस का शत्रु होगा। इंग्लैंड के साथ अगर कोई भी व्यापार संबंधी कोई भी व्यवहार रखता है तो उसे फ्रांस से युद्ध करना होगा। यह एक बड़ी जटिल व्यवस्था थी। यह व्यवस्था आगे चल के सफल नहीं हुई। इस व्यवस्था के चलते नेपोलियन को कई युद्ध भी करने पड़े और इन युद्धों से नेपोलियन को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। पुर्तगाल ने नेपोलियन की इस आज्ञा को मानने से मना कर दिया। जब आप यूरोप के मैप में देखेंगे तो स्पेन दिखाई पड़ेगा, पुर्तगाल दिखाई पड़ेगा। नेपोलियन ने स्पेन को अपनी तरफ मिलाया और पुर्तगाल पर हमला कर दिया। पुर्तगाल को परास्त किया गया। लेकिन अब नेपोलियन का दिमाग या नेपोलियन की लालच इस स्तर तक बढ़ गई कि उसने स्पेन पर भी कब्जा करने की सोची। वह स्पेन जिसने नेपोलियन के साथ कभी भी बुरा नहीं किया, वह स्पेन जिसने सदैव नेपोलियन का साथ दिया, अब नेपोलियन स्पेन पर कब्जा करना चाहता था। ऐसे ही होते हैं लोग जिनको युद्धों की आदत पड़ जाती है, जिनको मार काट की आदत पड़ जाती है। वो पहले अपने शत्रुओं से युद्ध करते हैं, शत्रुओं को मारते काटते हैं और जब शत्रु नहीं मिलते तो मित्रों के साथ युद्ध करने लगते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों से सदैव बचना चाहिए।
नेपोलियन ने स्पेन के राजा को अपदस्थ कर दिया और वहाँ अपने भाई जोसेफ को स्थापित किया राजा के रूप में। लेकिन स्पेन की जनता इसे स्वीकार नहीं कर पाई। स्पेन की जनता को लगा कि नेपोलियन स्पेन के राष्ट्रवाद को कुचल रहा है, नेपोलियन स्पेन के राष्ट्रवाद पर हमला कर रहा है। और जीते जी कभी भी नेपोलियन स्पेन को परास्त नहीं कर सका। स्पेन पर या स्पेन से संबंधित युद्ध पर नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा धन खर्च किया, बहुत ज़्यादा समय खर्च किया। इसीलिए स्पेन को नेपोलियन का नासूर भी कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपीय युद्ध भी कहते हैं। बाद के कालों में जब हम पढ़ेंगे, जब हम सुनेंगे किस्सा औरंगजेब का में, तो औरंगजेब भी दक्षिण भारत में उलझ कर रह गया, जो औरंगजेब के अंत का एक कारण बनता है। जिस तरह दक्षिण भारत औरंगजेब का नासूर बनेगा, उसी तरह स्पेन नासूर बन गया किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन कभी स्पेन को जीत न सका। इससे नेपोलियन का न सिर्फ धन खर्च हुआ, नेपोलियन का समय खर्च हुआ, और नेपोलियन जब जीत नहीं सका स्पेन को, तो बाकी देशों के लोगों के मन में भी यह भावना आई कि जब स्पेन को जीत नहीं सका नेपोलियन, तो हम भी नेपोलियन को परास्त कर सकते हैं। नेपोलियन ने रूस पर हमला कर दिया। यद्यपि रूस पहले एक संधि हुई थी, टिलसिट की संधि, उसके साथ रूस से फ्रांस के अच्छे संबंध थे। लेकिन समय के साथ नेपोलियन चाहता था कि उसके कोई बेटा हो। जोसेफीन से नेपोलियन को कोई बेटा नहीं हुआ। आए दिन जोसेफीन से नेपोलियन की लड़ाई होती रही। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया से नेपोलियन ने विवाह किया, और नेपोलियन में अब कुलीनता को पाने की एक सनक सी हो गई, और उसने रूस से भी कहा कि वह अपनी एक राजकुमारी का विवाह नेपोलियन से कर दे। लेकिन रूस एक सामान्य व्यक्ति को अपनी राजकुमारी देने के लिए तैयार नहीं था। और दूसरा, रूस ने महाद्वीपीय व्यवस्था में नेपोलियन का वैसा साथ नहीं दिया जैसा नेपोलियन चाहता था। इसलिए नेपोलियन ने रूस पर हमला कर दिया। नेपोलियन का मास्को अभियान रूस के लिए आत्मघाती साबित हुआ। ये कहा जाता था कि रूस से तो जीत जाओगे, लेकिन रूस की सर्दी से नहीं जीत सकते। जब नेपोलियन ने रूस पर हमला किया तो रूसी सेना पीछे हटती गई। रूसी सेना ने रणनीति बनाई कि पीछे हटा जाए। सर्दियों का समय है, रूसी सेना पीछे हटती जा रही है, पीछे जाते हुए खेतों को जलाती जा रही है, अपने लोगों को पीछे हटाती जा रही है। नेपोलियन को लगा वो विजय प्राप्त कर रहा है। वह विजय नहीं थी, रूस की सेना तो नेपोलियन को फंसाती चली गई। जब नेपोलियन मास्को तक पहुंचा, तब तक सर्दी आ चुकी थी। इतनी भयानक सर्दी को झेलने के लिए नेपोलियन की सेना तैयार नहीं थी, और तब रूस के सैनिकों ने हमला किया। किसी तरह बचते बचाते लाखों में सैनिक गए थे, और सैकड़ों में नेपोलियन के सैनिक केवल बच के आए। नेपोलियन भी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया। नेपोलियन ने अपने बड़े बड़े सेना नायकों को इस युद्ध में खो दिया। लियो टॉलस्टॉय की बुक पीस, वार एंड पीस में इसके बारे में चर्चा की गई है। नेपोलियन इसी दौरान सन 1804 में प्रथम कौंसलेट से हटकर, प्रथम कौंसलेट का पद समाप्त कर, वह फ्रांस का सम्राट बन जाता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है। पोप से भी उसका लगातार 36 का आंकड़ा बना रहा। वहाँ एक परिपाटी होती थी। मोटे तौर पर अगर हम ये समझें कि अगर जब क्रांति हुई थी तो चर्च के अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन अधिकांश लोग कैथोलिक थे। उन्हें लगता था कि चर्च के अधिकार तो छीन लिए जाएं, लेकिन पोप को धार्मिक गुरु होने के नाते सम्मान मिलना चाहिए। 1802 में नेपोलियन ने पोप से एक समझौता तो कर लिया। वो समझौता कॉनकॉर्डेट कहलाता है। उस समझौते में कहा गया कि वह पोप की इज्जत करेगा, लेकिन पोप राजनीतिक मसलों में हस्तक्षेप न करे। जब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, तो एक परिपाटी होती थी कि पोप ही सम्राट को मुकुट पहनाता था। पूरी सभा सजी हुई है, मुकुट रखा है, नेपोलियन बोनापार्ट खड़ा है, और पोप आगे बढ़कर मुकुट
नेपोलियन बोनापार्ट को पहनाने जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट पोप से पहले ही पहुंचकर तलवार से मुकुट उठाता है और अपने सिर पर रख लेता है और घोषणा करता है कि मैंने यह मुकुट युद्धों में पाया है। पोप ने इस मुकुट को प्राप्त करने में कोई भी योगदान नहीं दिया है, इसलिए कोई पोप मुझे मुकुट पहनाए यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इससे जो कैथोलिक धर्म के मानने वाली अधिकांश जनता थी उसे बुरा लगा कि कम से कम उसके धार्मिक गुरु को तो सम्मान मिल जाना चाहिए था। इंग्लैंड के लिए बनाई गई महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता, स्पेन के खिलाफ युद्ध में असफलता, रूस के खिलाफ मिली हुई असफलता, आंतरिक मुद्दे पर पोप के साथ दुश्मनी। नेपोलियन बोनापार्ट युद्धों पर विजय प्राप्त करके फ्रांस में लोकप्रिय हुआ था, लेकिन अब जब वो युद्ध हार रहा है तब लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन में अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई। नेपोलियन से जितने हारे थे, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, रूस, ये सारे देश एक हो गए और इन्होंने एक साथ मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट पर हमला कर दिया। सन 1814 में इन सभी राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन पर हमला किया। इसे राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है। इसमें नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन को फॉन्टेनब्लू की संधि करनी पड़ी और फॉन्टेनब्लू की संधि के अनुसार नेपोलियन को फ्रांस से अपने सभी अधिकार छोड़ने पड़े। उसे एक पेंशन दे दी गई और उसे एल्बा नामक द्वीप पर निष्कासित कर दिया गया। उससे कहा गया तुम यहीं पे रह के शासन करो। अब फ्रांस से तुम्हारे सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं और फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश का शासन स्थापित कर दिया गया। यहाँ लुई के वंशज को फिर से सत्ता पे बैठाया गया। एक तरह से फ्रांस में फिर से राजतंत्र आ गया। ये सारे राष्ट्र जिन्होंने नेपोलियन को परास्त किया था, जिन्होंने राजवंश स्थापित किया था, इनको लगा कि नेपोलियन तो अब परास्त हो गया, अब वापस नहीं आएगा। वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन नेपोलियन फिर वापस लौटा। नेपोलियन 1815 में वापस लौटा और उसने बुर्बो वंश के शासक को परास्त किया और पुनः फ्रांस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 100 दिन तक वह शासन करता रहा। लेकिन वे राष्ट्र जिन्होंने इसे परास्त किया था, अब की बार वो पूरी तैयारी के साथ आए। अब की बार वो नेपोलियन को माफ़ करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मिलकर फिर नेपोलियन पर हमला किया और इस बार 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ। 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हाहाकारी पराजय हुई। नेपोलियन को परास्त कर नेपोलियन के सारे अधिकार छीन लिए गए और नेपोलियन को अटलांटिक महासागर में स्थित एक सेंट हेलेना द्वीप में उसके कुछ सहयोगियों के साथ छोड़ दिया गया, जहां तक वो 1821 तक जिंदा रहा और 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। वह नेपोलियन बोनापार्ट जो एक धूमकेतु की तरह उदित हुआ, वह आखिरी समय गुमनामी में रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई। आखिरकार कौन से कारण थे जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय को निश्चित कर दिया? इतिहास इसीलिए होता है कि शासक सबक ले सकें, लोग सबक ले सकें, और जो इतिहास को जानता है, इतिहास उसके लिए स्वयं को कभी दोहराता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इतिहास से सबक ले लिया जाए तो आप कई गलतियों को करने से बच सकते हैं। आज के भी शासक, आज के भी लोकतंत्र में जो शासक हैं, अगर वो नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास से सबक लें तो वो और बेहतर शासन कर सकते हैं। आखिर कौन से कारण हैं जिनसे नेपोलियन बोनापार्ट परास्त हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट के परास्त होने का प्रमुख कारण था
अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप। नेपोलियन ने हर जगह नियंत्रण स्थापित किया। नेपोलियन को लगा उससे बढ़कर कोई नहीं है, और नेपोलियन ने इतना केंद्रीकृत शासन दिया कि लोग उसके शासन से ऊब गए। नंबर 2, अनवरत युद्ध, लगातार युद्ध। नेपोलियन का कहना था कि मैं युद्धों से आया हूं, लोग मुझे युद्ध के कारण जानते हैं। अगर मैं जिस दिन युद्ध नहीं करूंगा, लोग मुझे अस्वीकार कर देंगे। वास्तव में नेपोलियन एक ऐसे शेर की सवारी कर रहा था जिस पर वह लंबे समय तक बैठ नहीं सकता था, और वह नीचे उतरता तो शेर उसे खा जाता। क्या युद्धों से कभी किसी राष्ट्र का विकास हुआ है? कभी नहीं। युद्धों से राष्ट्र का विकास नहीं होता, विकास अवरुद्ध होता है। विकास तो शांति काल में होता है। नेपोलियन ने स्वयं को युद्धों में उलझाए रखा, और इन युद्धों ने उसकी जीवनी शक्ति का हरण किया। लोग भी युद्धों से ऊब गए, लोग शांति चाह रहे थे, जबकि इसने युद्ध दिया। इसलिए धीरे धीरे जब नेपोलियन की पराजय होने लगी, तो लोगों का नेपोलियन से भी मोह भंग हो गया। नंबर 3, राष्ट्रवाद की भावना। नेपोलियन अब जिन देशों पर हमला कर रहा था, वहाँ के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी। अब वे नेपोलियन के खिलाफ ज़्यादा हिम्मत से लड़ रहे थे, बड़ी भावना से लड़ रहे थे। अब उन्हें दबा पाना नेपोलियन के लिए संभव नहीं था। महाद्वीपीय नीति, नेपोलियन ने महाद्वीपीय नीति बनाई। कभी मैं आपसे महाद्वीपीय नीति पर भी एक किस्सा कहूँगा, बस इतना समझ लीजिए। यह महाद्वीपीय नीति जो इंग्लैंड के खिलाफ बनाई गई, वह नेपोलियन के लिए बैकफायर कर गई। नेपोलियन को ही इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ। प्रायद्वीपीय युद्ध, स्पेन का युद्ध, इसके लिए नासूर बना। रूस से युद्ध, इसकी बड़ी पराजय हुई। इसने इन युद्धों में इतना ज़्यादा समय गंवाया कि समय ने आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट को ही नेस्तनाबूद कर दिया। फ्रांस की दुर्बल नौसेना, फ्रांस थल सेना में तो मजबूत था, लेकिन नौसेना में मजबूत नहीं था। अगर फ्रांस की नौसेना मजबूत होती तो शायद वो इंग्लैंड को पहले ही हरा देता, और अगर इंग्लैंड को हरा देता तो शायद नेपोलियन बोनापार्ट की यह दुर्गति न होती। इन सबसे बढ़कर एक और बड़ा कारण, जिसे इतिहासकार प्रायः नज़रअंदाज कर देते हैं, नेपोलियन की पराजय का प्रमुख कारण उसकी पारिवारिक स्थिति भी थी। व्यक्ति दुनिया से जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार में दुखी रहता है, जो अपने परिवार से नहीं जीत पाता, धीरे धीरे वह दुनिया से भी हारना शुरू कर देता है। नेपोलियन बोनापार्ट को बड़ी चाह थी कि उसे एक पुत्र हो। जोसेफीन से उसे पुत्र न हो सका। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से उसे पुत्र हुआ, लेकिन जब तक उसके बारे में कोई निर्णय लेता वह, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी वैवाहिक दशाएं भी, वैवाहिक स्थितियां भी, वैवाहिक संबंध भी बड़े सुखमय नहीं रहे। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने भाई पर भरोसा किया, अपने भाई बंधुओं पर भरोसा किया। जहां कहीं उसने कुछ जीता, अपने भाई बंधुओं को वहां का राजा बनाया, लेकिन इन्हीं भाई बंधुओं ने नेपोलियन बोनापार्ट को बार बार धोखा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट जिस तरह से अपने भाई बंधुओं को या भाई भतीजावाद फैला रहा था, वैसे ही लोग उससे असंतुष्ट होते जा रहे थे। इसके बदले में इन भाई बंधुओं ने कभी भी नेपोलियन के एहसान को नहीं माना। कई बार ऐसा होता है, आप अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए चाहें दिल निकाल कर रख दें, लेकिन उनके लिए आप कभी भी प्रमुख नहीं हो पाएंगे। उनको लगता है ये तो इसका कर्तव्य था, इसने कौन सा एहसान किया। नेपोलियन बोनापार्ट जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहा, परिवार ने ही उसका साथ नहीं दिया। घर से टूटा व्यक्ति बाहर युद्धों में जब एक बार पराजय शुरू हुई, तब नेपोलियन अपने आप को संभाल नहीं सका। नेपोलियन का कोई मित्र भी नहीं था। मित्र होता भी कैसे? वह तो डिक्टेटर है, वह तो अधिनायकवाद का स्वामी है, वह तो अधिनायकवाद को मानने वाला व्यक्ति है। लोग उसके पास मित्र के रूप में नहीं आते थे, लोग या तो उसके पास सेवक के रूप में आते थे, या लोग उसके पास केवल भय के कारण आते थे। इसलिए सही समय पर कोई नेपोलियन को सही राय नहीं दे सका, और कोई राय देता भी तो पता नहीं नेपोलियन इसे मानता या न मानता। इन सारी चीज़ों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट
के पतन को सुनिश्चित कर दिया। इतिहास में कई बार बहस होती है कि नेपोलियन क्रांति पुत्र है या क्रांति हंता है। वास्तव में नेपोलियन विरोधाभासी गुणों का स्वामी है। नेपोलियन क्रांति पुत्र है। क्यों? क्योंकि क्रांति के दौरान ही, क्रांति की परिस्थितियों में ही नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन क्रांति पुत्र है क्योंकि उसने फ्रांस की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया, क्योंकि उसने फ्रांस के गौरव को पुनः स्थापित किया। नेपोलियन क्रांति पुत्र है क्योंकि नेपोलियन ने लोगों को समानता प्रदान करने का प्रयास किया, यद्यपि उसने स्वतंत्रता की अवहेलना की। उसने प्रशासन, आर्थिक सुधार, शैक्षणिक सुधार आदि किए। नेपोलियन क्रांति पुत्र है क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के मूल्यों को यूरोप में हर जगह फैलाया। लेकिन नेपोलियन ऐसा पुत्र है जो अपनी मां क्रांति की हत्या कर देता है, अर्थात वो क्रांति के आदर्शों को ही उलट देता है। क्रांति इसलिए आई थी कि फ्रांस के लोगों को रोटी मिल सके, फ्रांस के युवकों को रोजगार मिल सके, कुलीन या कुलीनता समाप्त हो सके, शांति आ सके। लेकिन जब नेपोलियन सत्ता में आया, उसने अनवरत युद्ध किए। इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। वह क्रांति जो राजतंत्र को समाप्त करने के लिए हुई थी, अंततः 1804 तक वह स्वयं राजतंत्र को स्थापित कर देता है और निरंकुश शासक बन जाता है। क्रांति जो कुलीनता को समाप्त करने के लिए आई थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने ही भाई बंधुओं को स्थापित कर एक तरह से भाई भतीजावाद और कुलीनता को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। नेपोलियन ने समानता तो दी, लेकिन लोगों की स्वतंत्रता का हरण कर लिया। इस प्रकार नेपोलियन विरोधाभासी व्यक्तित्व का स्वामी है। वह क्रांति पुत्र है तो क्रांति हंता भी है। इन सब के बावजूद फ्रांस की जनता, यूरोप का इतिहास, विश्व इतिहास की लेखनी नेपोलियन बोनापार्ट को भूली नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट से कोई नफरत नहीं करता। नेपोलियन बोनापार्ट को लोग एक चमकते हुए सितारे के रूप में ही मानते हैं। एक सामान्य कुल में जन्मा व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता और अपने शौर्य के बल पर कितना ऊंचे जा सकता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट है। दूसरी ओर नेपोलियन बोनापार्ट एक सबक भी है कि जब जब सत्ता के मद में अंधे होकर लोग मनचाहा व्यवहार करना चाहते हैं, तब तब कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों न हो, उसकी सत्ता स्थायी नहीं रहती है। जनता को युद्धों से नहीं जीता जा सकता। जनता को स्वतंत्रता, समानता दोनों प्राप्त होनी चाहिए। मात्र बेहतरीन अभिनेता हो जाने से आप एक बेहतर शासक नहीं हो जाते। सिर्फ भाषण देने से आप एक अच्छे शासक नहीं हो जाते। क्योंकि लंबे समय तक यदि आपको शासन करना है तो आपको जनोन्मुखी शासन देना होगा। जनता को शांति देनी होगी, जनता को रोटी देनी होगी, जनता को सम्मान देना होगा। भाई भतीजावाद, कुलीनतावाद, इन सब से स्वयं को मुक्त रखना होगा, स्वयं को उदात्त चरित्र का बनाना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरुआत तो ऐसी ही की थी, लेकिन अंत में वह अपने उचित मार्ग से विपथित हो गया। नतीजतन नेपोलियन बोनापार्ट को पतन का सामना करना पड़ा। लेकिन 1815 तक नेपोलियन ने फ्रांस में वह भावना भर दी थी कि उसके पश्चात फ्रांस की तरक्की को रोका नहीं जा सकता था। फ्रांस की जनता जागृत हो चुकी थी। भले ही वह राजतंत्र के अधीन रहेगी, लेकिन अब की बार राजतंत्र निरंकुश न हो सकेगा और जनता लोकतंत्र, गणतंत्र,
के मूल्यों के साए में रहेगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने जहाँ जहाँ पर विजय प्राप्त की वहाँ पर उसने क्रांति की भावना को भी फैलाया और आगे चलकर चाहे इटली हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे प्रशा हो, इन सब जगह राष्ट्रवाद की भावना आती है। यहाँ पर नए राष्ट्रों का निर्माण होता है, यहाँ पर लोकतंत्र, गणतंत्र आदि की स्थापना होती है। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा उत्प्रेरक है जो यूरोप के इतिहास को बदल के रख देता है। नेपोलियन बोनापार्ट आज भी युवाओं का एक आदर्श हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप और फ्रांस में जो भूमिका निभाई वह तो निभाई ही, इसके अलावा जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि टीपू सुल्तान जैसे व्यक्ति ने भी नेपोलियन से मदद की आकांक्षा की थी। अर्थात नेपोलियन सिर्फ फ्रांस और यूरोप के लिए ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में हर राष्ट्र के लिए एक चर्चित व्यक्ति ही नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे धूमकेतु की तरह उभरता है जो अपने प्रकाश से कुछ समय के लिए सभी को निस्तेज कर देता है। दोस्तों, यह आज का वीडियो नेपोलियन बोनापार्ट पर, इसके आगे का किस्सा फिर कभी। अब अगले बुधवार या बृहस्पतिवार से, वेंसडे से या थर्सडे से मैं प्राचीन इतिहास के किस्से लेकर आपके सामने आऊँगा और वहाँ से हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के किस्सों से रूबरू होंगे। तब तक आप नेपोलियन बोनापार्ट के किस्से से कुछ सबक सीखें और ये याद रखें, वीर भोग्या वसुंधरा, वीरों के लिए धरती पे भोगने योग्य समस्त सुख हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा था कि सकल पदार्थ है सुखमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यदि आप कर्मठ हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, यकीन मानिए विधि भी, विधाता भी आपकी सहायता करता है। बस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे चलें और ध्यान रहें, कहीं भी अपने लक्ष्य में नकारात्मक भावना आने दें, नहीं तो जब नेपोलियन जैसा योद्धा परास्त हो सकता है तो हम आप कौन हैं। थैंक यू।